So yesterday we had completed up to Council Act of 1861, है ना? 1861 से जस्ट पहले क्या हुआ था? What happened before 1861? Act of Good Governance. Yes. So Act of Good Governance का background क्या था? Why did they have to call this as Act of Good Governance? उनको इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्यों बोलना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था? सेटिस्फाई द इंडियंस, इट एंडेड द ट्वेल्व गवर्नमेंट, वो सब तो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्यों बोला? क्योंकि वो चला रही थी कंपनी, और कंपनी से इंडियंस खुश नहीं थे। क्या? बैड रूल ऑफ द कंपनी basically. So as the Indians were not happy with their rule, Queen said कि I will take over, and the crown rule started. So as the crown rule started, we read two क्या बोलते हैं acts about those. यार internet connection is unstable. Okay, so two acts related to ये क्या बोलते हैं crown rule we had studied yesterday. Crown rule से related दो हमने देखे थे। एक हमने देखा था 1858 का, और दूसरा हमने देखा 1861 का। ठीक है ना? तो ऐसे मैंने बताया था कि ये जो काउंसिल एक्ट है, ये काउंसिल एक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना था। ये जो सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना था, इसको डैश मेंबर्स के काउंसिल दिए गए थे। कितने मेंबर्स थे उसमें? Dash number of members. Yes, 15 members were there. So this 15 members constituted the Indian Council. So अब जो भी एक्ट्स बनेंगे ये काउंसिल द्वारा जो है फाइनलाइज किए जाएंगे, and the final signature will be done by the Secretariat of State of India. So just like Modi ji sits and his cabinet decides whatever the things are to be done. कैबिनेट बैठकर डिसाइड करता है कि हमें कौन कौन सी चीजें अपने देश के लिए लागू करनी है। सिमिलरली यहाँ पे सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, जिनके पास 15 लोगों की काउंसिल है, और ये जो 15 लोगों की काउंसिल है ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारे देश में आगे क्या एक्ट्स आएंगे। ठीक है ना? सो आउट ऑफ दोज इंडियन काउंसिल एक्ट वी हैव सीन ओनली वन। ठीक है ना? दैट इज ऑफ 1862। ठीक है ना? नहीं, 1861, सॉरी। सो 1861 का एक्ट देखा। तो 1861 के एक्ट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या थे? इंपॉर्टेंट चीजें ये थे कि सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इंडिया में दोबारा से स्टार्ट हो गया था, है ना? द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया बिकॉज 1773 से इट वाज बिकमिंग वेरी मच सेंट्रलाइज्ड। हर चीज जो है बंगाल में दिया जा रहा था, है ना? लेजिस्लेटिव पावर छीन लिए गए थे बॉम्बे से और मद्रास से। सो अब धीरे धीरे क्या है कि डिसेंट्रलाइज हो रहा है। तो 1861 में हम देखते हैं कि बॉम्बे का और ये क्या बोलते हैं मद्रास का, उनका जो लेजिस्लेटिव पावर था ये उनको वापस कर दिया गया था। राइट, वी हैड सीन दैट कि दे रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है? उसके बाद जो है ये जो वाइसरॉय की काउंसिल थी, अब इसमें जो है वाइसरॉय के काउंसिल में दे हैड नॉमिनेटेड फ्यू इंडियंस। जो इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, दे हैड नॉमिनेटेड फ्यू इंडियंस। पहले तो क्या था कि 4 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, बॉम्बे से, मद्रास से, आगरा से और ये बंगाल से। ये 4 जगह से इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, बट ये जरूरी नहीं था कि वो इंडियंस ही होंगे। ठीक है ना? दे विल बी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। बट अभी क्या है कि अभी स्पेसिफिकली बोला कि वी हैव टू नॉमिनेट 3 इंडियंस। आउट ऑफ द 6 मेंबर्स 3 हैज टू बी इंडियन। ठीक है ना? सो इसमें कौन कौन गए? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। कल हमने ये भी देखा था। देन वी सॉ दैट द सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड। ठीक है? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को उनका लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दिया गया था। देन हमने देखे थे कि 2 नए स्टेट्स बने थे। पहले से 3 एग्जिस्ट करते थे, ठीक है ना? बॉम्बे, मद्रास और बंगाल का। अब इसके साथ 2 और नए बनाए गए थे, एक नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और एक पंजाब का। और बंगाल में इनका सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैड आल्सो मेड अ प्रोविंस। प्रोविंस मतलब लाइक अ स्टेट, और उस स्टेट का खुद का स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर होगा। ठीक है ना? सो एक बंगाल है, एक नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है और एक पंजाब है। सो 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए थे, अलॉन्ग विथ पहले जो थे वो तो थे। तो मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है और पंजाब है। तो ये सब एक बार में बना क्या? नहीं, 3 तो पहले से थे, है ना? तो 3 जो पहले से थे उसमें भी बंगाल को अलग से प्रोविंस कब बनाया गया? 1862 में।
नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस को, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस मतलब पाकिस्तान वाला एरिया, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, ये सारे एरियाज, ये सब 1886 में जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बने। और जो पंजाब है, ये पंजाब में 1897 में बना, है ना। सो फार सो गुड। देन वी हैड आल्सो सीन कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो सिस्टम? जस्ट लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, एक डिफेंस मिनिस्ट्री होती है ना, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, एक लॉ मिनिस्ट्री होती है। तो ये जो है इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। सो अब क्या है कि वाइसरॉय ने, ठीक है, वाइसरॉय ने अब स्ट्रीमलाइन किया था कि अब हमें देश को रूल कैसे करना है, ठीक है ना। वाइसरॉय स्ट्रीमलाइन द रूल्स कि हाउ टू रूल दिस कंट्री। सो ही मेड पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है ना। ईच पोर्टफोलियो वाज हैंडेड ओवर टू सम वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, ठीक है ना, अंडर वाइसरॉय, ठीक है। एंड दिस पॉलिटिशियन हैड द होल राइट ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ फाइनल डिसीजन विथ रिगार्ड्स टू हिज ओन पोर्टफोलियो। जैसे राजनाथ सिंह जो है डिफेंस में पूरा होल एंड सोल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में सीतारमन जो है अपना होल एंड सोल डिसीजन ले सकती है। वैसे ही यहाँ पे वाइस रॉय ने पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या किया था कि होल एंड सोल इंचार्ज बना दिया था कि आपको बार बार कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, आपको मैंने इंचार्ज बना दिया है ना, आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा जिम्मेदारी ले सकते हो, इस तरीके से। देन इट एम्पावर्ड द वाइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस जब मर्जी तब इशू कर सकते हैं क्या? ऑर्डिनेंस जो है ये जैसे हमारे प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, सो जब मर्जी तब कर सकते हैं क्या? नहीं, तो कब कर सकते हैं? So when can the ordinance be issued? Only in case of emergency. So ordinances in the case of emergency are kind of temporary laws. ठीक है? So the viceroy need not consult the legislative council before making any kind of ordinance. ठीक है? यहाँ पे जो है इसकी जो वैलिडिटी रहेगी, they are temporary. It will be 6 months only. Clear यहाँ तक? Okay. So now the background story. See, from 1857 to 1885, ठीक है, 1857 to 1885, ठीक है, what was going on in India after this first war of independence is that there were many secret सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का टाइमलाइन बता दो। ओके, ठीक है। सो सेंट्रलाइजेशन करने का जो टाइमलाइन है वो है 1773 से लेकर 1833 में पीक पे पहुंच गया, क्योंकि 1833 में इन लोगों ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, जिसके तहत अब बॉम्बे और मद्रास के पास कोई पावर नहीं है, सारा का सारा लॉ मेकिंग पावर जो है अब बंगाल के पास है, और वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इट इज नॉट नाउ गवर्नर, ये गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, इट इज नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था 1833 में, और उसके बाद 1861 से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा, और जो क्लाइमैक्स में पहुंचेगा 1937 में। एक्चुअल में 35 है, ठीक है, 35 में एक्चुअल में वो एक्ट आया था, बट एज आई टोल्ड यू एवरी एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 2 years, इसलिए टुक प्लेस इन 1937। एट दिस टाइम वी हैड 11 प्रोविंसेस, मतलब बोल सकते हो एक तरीके से 11 स्टेट्स थे हमारे पास, ठीक है। वी हैड 11 स्टेट्स, वी कैन सी दैट, ठीक है ना। सो ये जो है 1937। ओके, सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आफ्टर द सिपाही म्यूटिनी, जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी, सिपाही म्यूटिनी हुई थी 1857 में, ठीक है। तो इसके बाद से 1857 से लेकर 1885 तक इंडिया में बहुत सारे सीक्रेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे, सीक्रेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो अलग अलग जो है, जैसे हमारे बंगाल में बहुत सारे लोग जो इकट्ठा हो गए और उन्होंने बोला हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही मद्रास में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने बोला हम एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे इंडियन हाउस, ठीक है, बंगाल एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे। अब ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, क्या है कि ऐसा सेम चीज फ्रांस में भी देखा गया था कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले देयर आर मेनी सीक्रेट, क्या बोलते हैं ऐसे, उनको बोलते थे सलून्स, सलोन डिस्कशन बोलते थे वहां पे। ऐसे सीक्रेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसमें जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो लोग बैठते थे और दे यूज्ड टू मेक द प्लान और द स्ट्रेटजी कि हाउ वी शुड डू दिस रेवोल्यूशन,
ठीक है ना। सो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे था। तो सेम चीज यहाँ पे सीक्रेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब बन रहे थे तो अंग्रेजों की फट रही थी। अब वो कितना इसको वो लोग कर रहे थे, दे वर डिक्लेयरिंग देम टू बी इलीगल, दे वर सेइंग कि सीक्रेट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना अलाउड नहीं है, बट इंडियंस आर इंडियंस, वी नो हाउ टू डू जुगाड़। ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट कितना रोकेंगे, कुछ ना कुछ करके तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो हो ही रहे थे, कुछ ना कुछ करके। ठीक है ना। तो 1885 में देयर वाज अ सिविल सर्वेंट, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, जिनका नाम था एओ ह्यूम। ठीक है। इन्होंने उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे, द वाइस रॉय हु वाज देयर एट दैट टाइम, ठीक है, उसका नाम था डफरिन। ठीक है ना। तो उस टाइम पे वाइस रॉय का नाम क्या था, डफरिन। तो एओ ह्यूम ने डफरिन को कन्विंस किया, बोला कि देखो, अगर हम लोग इंडियंस को एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका देते हैं, तो फिर क्या है कि ये जो छोटे मोटे है ना, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जिले में, ये सब बंद हो जाएंगे। हम बोलेंगे आप ऑल इंडिया लेवल पे एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेगा कि अंग्रेज जो भी कानून ला रहे हैं इसमें और क्या चेंजेस होने चाहिए, इससे इंडियंस को क्या दिक्कतें हैं। सो क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर बन पाएगा, ऐसा वो इंडियंस को कहते थे कि आप जो है ऐसा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसके तहत आप लोग ऐसे डिस्कशंस लाओ कि गवर्नमेंट ये कर रही है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमें चेंज चाहिए, ये सब। सो दैट आप छोटे छोटे बना रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू यू। इफ यू मेक अ ऑल इंडिया लेवल पॉलिटिकल पार्टी, देन द गवर्नमेंट विल बी, क्या बोलते हैं, इट इट विल बिकम, उनको जबरदस्ती मानना ही पड़ेगा आपकी बात। ठीक है, इट विल बिकम मैंडेटरी फॉर देम टू लिसन टू यू। ठीक है ना। तो इस तरीके से इंडियंस को कन्विंस किया। डफरेन को बोला, देखो ऐसे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी बनते रहेंगे, ये जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी है, ऑब्वियसली बात है ये हमारे अंग्रेजों की तारीफ तो कर नहीं रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या है कि अपना इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। किसी दिन ये लोग भी जो है अचानक से आके इन्होंने 1857 की तरह रिवॉल्ट कर दिया, फिर तो हमारी खैर नहीं। क्योंकि एक बार 1857 में जो हुआ, बहुत मुश्किल से रोका था उसको। अब अगर ये पूरे इंडिया में होने लगे ऐसे छोटे 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 पॉलिटिकल पार्टी अगर हमें मारने लगे, फिर तो हम रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू पुट एन एंड टू द सीक्रेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर रनिंग इन इंडिया, AO Hume suggested Dufferin that we should allow them to make a full-fledged political party which will be there all over India, and as we are going to suggest them to make this, we will have its control. हम लोग जो इसमें अपने लोग ऐसे रखेंगे ताकि अपने को वहां के जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि क्या डिस्कशन चल रहे हैं, व्हाट दे आर डिस्कसिंग अबाउट, आर दे हैप्पी विद अस और आर दे नॉट हैप्पी विद अस। अगर हैप्पी नहीं है तो हमें उनके जो है उनके कुछ कुछ डिमांड्स पूरे करने पड़ेंगे ताकि 1857 जैसा ना हो जाए। समझ आ रहा है। तो फिर क्या हुआ कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, कांग्रेस वाज फाउंड। ठीक है। सो कांग्रेस वाज फाउंड इन 1885। ठीक है। तो इनका जो पहला सेशन होता है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, दैट टुक प्लेस ऑन 28th ऑफ दिसंबर 1885 इन बॉम्बे। ठीक है ना। ये बॉम्बे में जो है कांग्रेस का पहला सेशन होता है। जो पहला सेशन होता है उसके जो चेयरमैन थे या उसके जो प्रेसिडेंट थे बोल सकते हो, वो थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ कांग्रेस वाज फॉर्म। अच्छा, मैं तो आपको एक्ट्स बता रहा था, तो हम लोग इसमें क्यों आ गए? सो व्हाई डिड आई ब्रिंग यू ओवर हियर? बिकॉज आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड कि इसके आगे जो एक्ट्स आएंगे वो एक्ट्स में किस तरीके से वो लोग अब सोच विचार करेंगे। नाउ एज कांग्रेस वाज फाउंड, कांग्रेस हैड थ्री पार्ट्स। कांग्रेस के जो है तीन पार्ट्स थे अलग अलग टाइम पीरियड पे। स्टार्टिंग में द कांग्रेस वाज अंडर द मॉडरेट्स। ठीक है। लेटर ऑन इट वेंट टू द extremists, and then after Gandhi ji came back from South Africa, Gandhi ji took over the कांग्रेस एक्टिविटीज। ठीक है ना। तो इस तरीके से कांग्रेस के तीन पार्ट्स है, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधीयन एरा। सो इन गांधीयन एरा we have whole control in one hand, in the hands of Gandhi ji. In moderates there were Indian nobles or Indian elites
जो कि पढ़े लिखे थे, बड़े बड़े बैरिस्टर थे, वकील थे, ठीक है ना, या डॉक्टर्स थे, या ऐसे कोई भी एक बड़े पोजीशन पे इंडियन पढ़े लिखे लोग, वो थे मॉडरेट्स में। और जनरली ये सारे जो है ओल्ड थे, ठीक है, इसमें कोई नया इंसान नहीं था, सब मतलब नया इंसान मतलब बेसिकली जवान नहीं था, सब बुढ़े बुढ़े लोग थे इसमें, ठीक है ना, ये थे मॉडरेट्स। सो मॉडरेट्स ने 1885 से 1800 नहीं 1905 तक कांग्रेस को संभाला। 1905 से गांधी जी आने तक, या गांधी जी आने के बाद भी एक आध साल के बाद तक, 1917 तक एक्सट्रीमिस्ट ने संभाला। और उसके बाद गांधी जी आ तो गए थे 1915 में ही, ठीक है ना, 1915 के बाद भी उनको सही से कांग्रेस को संभालने में थोड़ा टाइम लगा। तो 1917 से लेकर आप बोल सकते हो 1947 तक ये सारा जो है ये गांधी ने राज चला, ठीक है ना। सो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ द थ्री। सो अभी फिलहाल हम लोग जो 1892 का एक्ट देखेंगे, 1892 का, वो मॉडरेट्स के बीच में आएगा, बिकॉज दिस वाज देयर टाइम। सो मॉडरेट्स के बीच में जब आएगा तो इससे हमें पता करना पड़ेगा कि मॉडरेट्स का क्या सोच विचार था, उससे जो नए एक्ट्स आएंगे उसमें क्या चेंजेस आए, ठीक है। सो मॉडरेट्स वेर नॉट दोज हु वांटेड इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट। मॉडरेट्स वो थे जो कह रहे थे कि अरे अच्छा है, ये जो अंग्रेज है ना, इनकी वजह से इंडियंस जो है इनका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, हम लोग भी देखो पढ़े लिखे बन पाए, ठीक है, क्योंकि मॉडरेट्स पढ़े लिखे थे। सो ये लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जाए। इनका तो मानना ये था कि अंग्रेजों की वजह से ही हम लोग जो है पढ़े लिखे बन पाए हैं, वी हैव बिकम सिविलाइज्ड टुडे। सो हमें इनसे सीखना चाहिए और इनके साथ मिलजुल कर जो है सरकार चलानी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि हमें सरकार में नहीं रहना, लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि इनको निकाल कर अपनी ही सरकार बना, ये चाहते थे को एग्जिस्ट करना। तो को एग्जिस्ट कैसे हो पाएगा? अब तक क्या है कि ये इंडियंस को, मतलब हार्डली दो तीन इंडियंस को जो ये लोग मौका दे रहे थे, अपने काउंसिल में बुला रहे थे। ये राजा ऑफ बनारस हो गया, महाराजा ऑफ पटियाला हो गया, सर दिनकर राव हो गया, ऐसे कुछ कुछ ही लोगों को, इंडियंस को वो चांस दे रहे थे इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस में जाने का। सो यहाँ पे मॉडरेट्स वांटेड मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस। सो मॉडरेट्स नेवर वांटेड द क्या बोलते हैं ब्रिटिश टू गो अवे, ठीक है ना, इट वाज एक्सट्रीमिस्ट हु वांटेड दिस। ये बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार स्वराज मांगा था, ठीक है, कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, तो मैं किसी का गुलाम बन के नहीं रहूंगा, स्वराज मेरा बर्थ राइट है, मेरा देश है, तो मेरी ही सरकार चलनी चाहिए, ये दूसरों के साथ क्यों बनाए, ठीक है। तो स्वराज की अपील जो है एक्सट्रीमिस्ट ने पहली बार की थी, तिलक जी ने पहली बार की थी, बट मॉडरेट्स कभी नहीं चाहते थे ऐसा। सो मॉडरेट्स का क्या था कि हमारे नंबर बढ़ने चाहिए, ठीक है ना, हमारे जो नंबर है वो बहुत कम है, 6 ही लोग थे टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो 6 लोग जो है वो बहुत कम है। सो द नंबर शुड गो अप एंड इंडियन शुड बी मोर इन द काउंसिल। आज के डेट में 2-3 लोग हैं सिर्फ, इनिशियल पीपल, ये जो इन्फ्लुएंस करते थोड़ा, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल लोगों को छोड़कर बाकी ज्यादा कोई है नहीं उसमें। सो इंडियंस को जो है इसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, यही मॉडरेट्स का पहला चीज था। सो अगर इनकी कोई बात नहीं मानी जाती, लेट से मॉडरेट्स ने अंग्रेजों को कुछ बोला, इनकी बात नहीं मानी गई, तो ये लोगों के पास 3 P's थे, ठीक है, 3 P's, प्रेयर रिक्वेस्ट करते थे, पेटिशन पेटिशन डालते थे, अर्जी डालते थे कि मैंने आपसे ये वो किया था, ये मैंने आपसे मांग की थी, ठीक है, आई मेड अ प्रेयर टू यू, ठीक है, आपने अब तक ये काम नहीं किया, कृपया ये काम जल्द से जल्द कर दीजिए, ठीक है, ये क्या है, ये पेटिशन है, राइटिंग अ पेटिशन, फॉर्मल लेटर टू द अथॉरिटी, पेटिशन लिखते थे कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, इंडियंस को ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये करते रहते थे। तीसरा है प्रोटेस्ट। सो दे डिड साइलेंट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब दंगा फसाद नहीं किया इन्होंने, ये जो प्रोटेस्ट है ये साइलेंट प्रोटेस्ट है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। सो क्या आज प्रोटेस्ट करना पाप है? नहीं, आज भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हो, प्ले कार्ड लेके घूमो ना रास्ते में, पुलिस भी आ जाएगी आपके साथ, ठीक है, पुलिस प्रोटेक्शन में मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। इफ यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19, ठीक है, क्योंकि आप अपना पब्लिक ओपिनियन दे रहे हो पहला, ठीक है, तो इट फॉल्स अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीस स्पीच। दूसरा, यू आर नॉट असेंबलिंग विद आर्म्स ओवर देयर, ठीक है, जब भी ये साइलेंट प्रोटेस्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ पे हॉकी फुटबॉल थोड़ी लेकर जाओगे मारने के लिए, ठीक है ना, देखे होंगे अपने तलवारें होती है, हॉकी स्टिक्स होती है, ये सब थोड़ी लेकर जाओगे। सो यू आर असेंबलिंग विदाउट आर्म्स। सो इफ यू आर असेंबलिंग विदाउट आर्म्स,
आर्टिकल 19 इज प्रोटेक्टिंग दैट, ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करना अलाउड है। तो ये जो हमारे मॉडरेट्स थे, इन्होंने कभी भी स्वराज नहीं मांगा या कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगा। इन्होंने सिर्फ बोला कि इंडियंस के नंबर बढ़ा दिए जाए। एज अ रिजल्ट अभी हमें दिखेगा कि 1892 के बाद इंडियंस के नंबर्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ाए गए थे। अब इंडियंस के नंबर बढ़ाने के लिए उनको अपॉइंट भी तो करना पड़ेगा किसी तरीके से। तो या तो इलेक्शन हो जाए कि लोगों को बोले कि वोट करो, तो इस तरीके से वोटिंग कर करके जो है वो लोग इलेक्ट करेंगे, या तो देयर शुड बी सम अदर वे कि इन विच द इंडियंस कैन बी टेकन। सो वी विल सी ऑल दिस थिंग्स नाउ। ये 1892 में अब लागू होगा। तो देखो 1892 में क्या हुआ। पहला, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल दैट इज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये नॉन ऑफिशियल मतलब क्या, कल बताया था, इसमें सिर्फ इंडियंस जाएंगे, ठीक है ना। नॉन ऑफिशियल्स में इंडियन जाएंगे, और ये जो है ये कोई भी चर्चा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वोटिंग नहीं, राइट नहीं है इनके पास। ओनली द ऑफिशियल अंग्रेज हैड द वोटिंग राइट्स, द नॉन ऑफिशियल मेंबर डिड नॉट हैव। So it increased the number of additional non-official members in the central and provincial legislative council, ठीक है, but maintained the official majority in them। तो उनके नंबर बढ़ाए तो गए थे, लेकिन क्या है कि मेजोरिटी फिर भी उनसे ज्यादा ही थी। तो मेजोरिटी जो है ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब अंग्रेजों की मेजोरिटी फिर भी ज्यादा थी। इंडियंस कंपैरेटिवली कम थे, पहले से सीट बढ़ाए, बट पहले मतलब क्या बोलते हैं, अंग्रेज जितने थे वो भी बढ़ाए। तो बिकॉज ऑफ दैट पहले से इनका जो गैप था, ठीक है, जो ऑफिशियल मेजोरिटी था वो अब भी उतना ही रहा। तो ऑफिशियल मेजोरिटी उनके बीच में हमेशा ही ज्यादा रही। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल अब बड़ा हो गया ना, उसमें इंडियंस को भी ऐड कर दिया उसमें, और अंग्रेजों को भी भर दिए। सो जब इनका लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सटेंड किया गया, व्हेन इट वाज एक्सपेंडेड, तो इनके पावर्स भी और ज्यादा और इनके काम भी और ज्यादा बढ़ गए। सो दे गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पहली बार बजट डिस्कशन जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। इससे पहले तक बजट नहीं देखा हमने। हर साल बजट होता है ना 1 फरवरी के दिन। 1 फरवरी के दिन निर्मला सीतारमण जी जो है वो हमारे देश का बजट पेश करती है। तो ये जो बजट की पेशकश है ये कहाँ से आया, 1892 से आया, ठीक है। सो द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट वाज गिवन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पहली बार हुआ था। जो भी चीज पहली बार होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक। एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एड्रेसिंग द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग है और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग है। तो एग्जीक्यूटिव वाले लेजिस्लेचर से सवाल पूछ सकते थे कि आप ये जो कानून बना रहे हो क्यों बना रहे हो, क्योंकि इस कानून को इम्प्लीमेंट हमें करना है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये कानून बनाया क्यों गया, ताकि हम लोग उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। सो इट गेव द एग्जीक्यूटिव द पावर टू आस्क क्वेश्चन टू द लेजिस्लेटिव मिनिस्टर्स। क्लियर है यहाँ तक। सो इट इंक्रीज द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एंड गेव देम द प्रोविजन ऑफ डिस्कसिंग द बजट। ये बजट डिस्कस कर सकते थे, एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो इलेक्शंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें हम लोग वोट करते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसमें हम लोग वोट नहीं करते, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए लेजिस्लेटिव कॉलेज बनाई है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रल कॉलेज बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्ट्रल कॉलेज बना हुआ है। उसके बाद राज्यसभा में जो है वो लोग हर एक स्टेट से जाते हैं। तो ये जो स्टेट की वोटिंग होती है किधर होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है मिनिस्टर्स बैठकर वोट करते हैं कि कौन बंदा राज्यसभा में जाएगा। तो वहां पे हमारा कोई रोल नहीं है। तो दिस कॉल्ड एज इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है इंडिया में कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उसके बाद राज्यसभा के लिए, और वैसे ही विधान परिषद के लिए। इन सब जगहों में जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है आज के डेट में। अब आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन ओनली टू थिंग्स, वन इज राज्यसभा, वन इज विधानसभा या विधान परिषद, सॉरी, ठीक है। सो राज्यसभा जो है, इस राज्यसभा में एक तो है जो स्टेट से आए हुए हैं, ठीक है, बट 12 सीट्स ऐसी होती है जो नॉमिनेटेड होती है। कौन नॉमिनेट करता है उनको,
12 सीट्स ऐसी होती है जो नॉमिनेटेड होती है। यस। अब ये जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है 12 लोगों को, ये नॉमिनेशन कैसे किया जाता है? हाउ इज दिस नॉमिनेशन मेड? बाय आस्किंग द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है। अरे वो तो ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे फील्ड्स में जो लोग ने बहुत अच्छा काम किया है उनको मेंबरशिप मिलेगी, वेरी गुड। बट ये 12 लोग से ज्यादा होंगे ना ऐसे तो, देयर विल बी मेनी सच पीपल। सो हर एक स्टेट के गवर्नर से पूछा जाता है कि भाई आपके तरफ से कौन ऐसा है आपके स्टेट में जिसको हमें जो है नॉमिनेट करना चाहिए। सो प्रेसिडेंट बेसिकली कंसल्ट्स द गवर्नर बिफोर मेकिंग दोज नॉमिनेशंस। सिमिलरली जो विधान परिषद होता है, ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही स्टेट में विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है। सो ये जो विधान परिषद है, विधान परिषद जस्ट लाइक राज्यसभा इज अगेन अ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। विधानसभा में हम लोग वोट करते हैं जस्ट लाइक लोकसभा, ठीक है ना, विधानसभा लोकसभा सिमिलर, राज्यसभा एंड विधान परिषद सिमिलर। तो यहाँ पे विधान परिषद में भी कुछ नॉमिनेटेड सीट्स होंगे। इनको नॉमिनेट कौन करता है विधान परिषद में? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है ना। अब देखो, प्रेसिडेंट ने तो गवर्नर से पूछा था, अब ये गवर्नर किसको पूछेगा? प्रेसिडेंट ने गवर्नर से पूछा था कि वो 12 नॉमिनेशंस किसको दूं। अब ये गवर्नर किसको पूछेगा? लोकल गवर्नमेंट को पूछेगा, है ना, लोकल गवर्नमेंट को पूछेगा। लोकल गवर्नमेंट जैसे ग्राम पंचायत, ठीक है ना, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। अब उस जमाने में लोकल गवर्नमेंट में ये ग्राम पंचायत तो नहीं था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, बट इट वाज नॉट कॉल्ड एज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इट वाज कॉल्ड एज प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन। ठीक है ना, क्योंकि प्रेसिडेंसीज थे बॉम्बे, मद्रास, ये बंगाल, ये सब, है ना, तो इट वाज कॉल्ड एज प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन। सो नाउ यू विल सी दैट हियर, ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हु आर इंडियन, अब इनको कैसे बिठाए सीट पे? अब ऐसे ही किसी को भी लाके थोड़ी बैठ सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अब इंडियंस को जो नॉन ऑफिशियल सीट्स पे डाले गए, इसके लिए अब 2 लेवल पे जो है बंटवारा होगा। एक सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे वाइस रॉय जो है कुछ लोगों को नॉमिनेट करके वहां पे इंडियंस को भेजेगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। ठीक है ना। अब वाइस रॉय बिफोर अपॉइंटिंग देम ही विल कंसल्ट द गवर्नर, गवर्नर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ठीक है। अलोंग विद गवर्नर्स ही विल आल्सो कंसल्ट द बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ये बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है, ये एक सबसे बड़ा जो है क्या बोलते हैं फाइनेंशियल मैकेनिज्म है इंडिया का। ठीक है, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। सो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए वाइसरॉय किसको पूछता है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पूछता है। प्रोविंस में बात करता है पहले कि आपके तरफ से आप किसको नॉमिनेट करना चाहोगे, और दूसरा बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स से पूछता है। ये 2 जगह से जो है पूछता है, एक गवर्नर से मान लो, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और दूसरा बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के, ये 2 लोगों से बात करता है। ऑन द अदर हैंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी तो इंडियंस को बढ़ाए थे, नॉन ऑफिशियल दोनों में बनाए थे, एक सेंट्रल में भी और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। अब सेंटर का तो पता चल गया कि वो जो है वो स्टेट के वाइसरॉय से पूछ लेंगे। अब ये जो प्रोविंस है ये किसको पूछेगा? हु इज दिस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लेड बाय द गवर्नर गोइंग टू आस्क? सो इसके नीचे जो लोकल गवर्नमेंट्स होंगे वो, सो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स थे वो कौन थे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड वेरियस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। ये तो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स आज के डेट में सबसे बड़ा फाइनेंशियल मशीनरी बन गया है, बट वी हैड मोर चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑल्सो। ठीक है ना, जैसे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेन्नई मद्रास चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऐसे बहुत सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स पहले से थे। ठीक है ना। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट की चेंजेस दैट हैपेंड इन 1892? सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द कांग्रेस दे इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप इन द काउंसिल।
ठीक है ना, नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप बढ़ा दी। नॉन ऑफिशियल से क्या हुआ कि वोटिंग राइट इनका कहीं गया नहीं, वोटिंग राइट अभी इन्हीं के पास है। ठीक है ना, सिर्फ क्या है कि नॉन ऑफिशियल नंबर्स ऑफ मेंबर्स जो है बढ़ गए। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इन्होंने स्टेट और प्रोविंस दोनों में ही अपने ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी रखी। इसका मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं वो अंग्रेज के थे, कम जो लोग थे वो इंडियंस थे। ठीक है ना, उसके बाद इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट। तो बजट डिस्कशन जो है इंडिया में पहली बार स्टार्ट होता है। ठीक है ना, डिस्कसिंग बजट स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, एंड ऑल्सो एड्रेसिंग क्वेश्चंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव भी सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो आपने लागू किया है ये क्यों किया, इसका क्या बेनिफिट है, इसको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए। एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड फ्रॉम द मिनिस्टर। थर्ड इज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, नीडेड टू बी नॉमिनेटेड। अब इनको नॉमिनेट कौन करने वाला है, वाइस रॉय फॉर सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स फॉर द प्रोविंसेस। तो सेंटर के लिए ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है ये किसके क्या बोलते हैं, किसको कंसल्ट करके लिए जाते थे, गवर्नर को। गवर्नर को जो है पूछा जाता था, फिर जो है ये जो चेंबर ऑफ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स इनको पूछा जाता था, और तब जाकर जो है इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रिक्रूट करते थे। ऑन द अदर हैंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ये लोग उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को पूछते थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूछते थे, जमींदार को पूछते थे, यूनिवर्सिटीज को पूछते थे। इस तरीके से जो है हम लोग देख सकते हैं कि सेंटर में और स्टेट में दोनों में ही इंडियंस को मौका मिल रहा है। ठीक है ना, इंडियंस आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी इन बोथ द लेवल्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, नाउ इवन दो वी आर सीइंग कि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कैसे भी मतलब किसी को भी बुलाकर वहां पे बिठाया नहीं जा रहा है। ठीक है, वहां पे जो नॉमिनेशन हो रहा है, बट इट इज काइंड ऑफ इलेक्शन ही ना, एक तरीके से तो इलेक्शन ही हो रहा है। चार पांच लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई किसको लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। सो चार पांच लोगों से राय मिलने के बाद दे वर टेकिंग द डिसीजन। सो सो फॉर इलेक्शन दिस वर्ड वाज नॉट यूज्ड। अब तक ये वर्ड यूज नहीं किया गया कि इलेक्शन हो रहा है। अभी क्या बोला है कि नॉमिनेशन हो रहा है, बट मोर और लेस इट इज लाइक इलेक्शन ओनली ना। आगे चल के यही इलेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है कि जो लोगों को आप सिलेक्ट करोगे उनके लिए हम पहले वोट करेंगे, कि हमारे प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने जाएंगे। समझ आ रही बात? तो वर्ड इलेक्शन वाज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। ठीक है, ये जो वर्ड है इलेक्शन ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, so does this act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up the non-official seats in both center as well as provincial legislative council. The word election was however not to be used in the act. ठीक है, और not to be used नहीं, it was not actually used. ये word election कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। इवन दो अभी भी क्या चल रहा है, एक इलेक्शन जैसे ही प्रोसेस चल रहा है, बट इलेक्शन वर्ड नहीं मेंशन करने का। ठीक है ना, द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। तो ये जो प्रोसेस था इसके बारे में क्या बोला गया कि ये जो है ये रिकमेंडेशन बिकॉज, अब देखो क्या है कि यूरोप के जो लोग थे वो लोग इन इंडियंस के ऊपर, इंडियन मतलब जो ब्रिटिश रूलर्स है इनके ऊपर आरोप लगाने लग गए कि ऐसे कैसे किसी को भी आप जो है गवर्नर बना सकते हो, हाउ आर यू मेकिंग देम गवर्नर विदाउट इवन नोइंग दैट पर्सन। तो ये लोग बताते कि ऐसा नहीं है, हम लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, इनका तो दूसरा घर हमारे ही घर में रहता है, ये तो हमारी चाटते रहते पूरे दिन, तभी तो जाकर बनाया हमने। तो हम इनको अच्छे से जानते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हमारी बात समझ में? ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब यहाँ से हिस्ट्री बहुत चेंज हो जाएगी। इसकी पीछे की फिर से एक और बैकग्राउंड है। पीछे की बैकग्राउंड ये है कि 1885 से लेकर 1892 तक जो मॉडरेट्स थे, इन मॉडरेट्स ने अपनी काफी सारे बात मनवा लिए थे। ठीक है ना, बोला कि इंडियंस का जो है आप लोगों को नॉमिनेशन रखना है। ठीक है ना, दे आर हैविंग दिस नॉमिनेशन सिस्टम, दे आर हैविंग इंडियंस का मोर नंबर ऑफ सीट्स इन द क्या बोलते हैं गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, सो मॉडरेट्स की ये लोग बात मान रहे थे, बट क्या है कि मॉडरेट्स के हर डिमांड को फुलफिल अब नहीं कर रहे थे। वाई? बिकॉज दे गॉट टू नो कि मॉडरेट्स बहुत ही नरम दिल के हैं। अगर इनकी बात हम नहीं भी मानेंगे ना तो भी ये आके प्रोटेस्ट नहीं करने वाले, मतलब प्रोटेस्ट इन दैट मैनर, 1857 वाला मैनर।
सो मॉडरेट जो है बहुत ही हल्के में ले रहे थे इनको, ठीक है, क्योंकि मॉडरेट जो है दे वर नॉट एक्चुअली शोइंग एनी काइंड ऑफ एंथुसियाज्म ऑफ मेकिंग इंडिया फ्री, दे वर लाइकिंग देयर रूल. सो बिकॉज ऑफ दैट बाय द टाइम 1900s केम, मॉडरेट्स को अंग्रेजों ने सीरियसली लेने से ही मना कर दिया. ठीक है, नाउ दे वर नॉट टेकिंग दिस मॉडरेट सीरियसली. इनके जो भी वो आते थे, पिटिशंस आते थे, वो उसको इग्नोर मारते थे, हाँ ठीक है कुछ नहीं करने वाले, छोड़ो. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज इन 1903 द देन वाइसरॉय, इन 1903 द देन वाइसरॉय जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, इसने डिक्लेयर किया कि हम लोग बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं. बंगाल वाज वेरी 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 बिग, क्योंकि बिहार, उड़ीसा, एक्चुअल बंगाल जो हमारा वेस्ट बंगाल आज के डेट में है वो, देन उसके बाद ये जो बांग्लादेश वाला एरिया है वो, और ये जो ये आसाम वाला एरिया है ये पूरा का पूरा मिलाकर बंगाल हुआ करता था. इतना बड़ा एरिया सोच सकते हो, बांग्लादेश पूरा, ऊपर आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और आज के डेट का झारखंड भी. उस टाइम पे बिहार झारखंड अलग नहीं थे, वो एक ही थे. तो इतना बड़ा एरिया हम लोग रूल कर रहे हैं. सो इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू रूल, ऐसा ऑफिशियल रीजन कर्जन ने दिया था. ठीक है, सो ऑफिशियल रीजन ऑफ बंगाल पार्टीशन वाज गिवन बाय कर्जन एज कि द एरिया इज वेरी वेरी बिग, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज. ये जो रीजन था पूरे तरह से गलत नहीं था, लेकिन इस रीजन के कारण इन्होंने पार्टीशन नहीं किया. इन्होंने पार्टीशन कैसे किया, इन्होंने दो हिस्सों के मतलब दो पैरामीटर्स पे पार्टीशन किया. एक तो इनको धर्म के नाम से लड़ाना है, ठीक है ना. ये जो इंडियंस है, इंडियंस को ये लोग धर्म के नाम से लड़ाना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम करके. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया. एक को बोला ईस्ट बंगाल, एक को बोला वेस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल में बेसिकली आज के डेट का बांग्लादेश और आज के डेट का आसाम आ गया. और वेस्ट बंगाल में आज के डेट का जो प्रेजेंट वेस्ट बंगाल है वो बिहार और उड़ीसा आ गया. अब इसमें जो वेस्ट बंगाल साइड है, जो अपना साइड है, उसमें हिंदू ज्यादा थे और मुस्लिम्स कम थे. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जो ईस्ट बंगाल वाला साइड है, जो बांग्लादेश वाला एरिया वाला साइड है, वहां पे मुस्लिम ज्यादा थे और हिंदूस कम थे. सो बिकॉज ऑफ दैट हिंदू मुस्लिम के बीच में फाइट होगी, इसके कारण उन्होंने पार्टीशन किया. पहला रीजन. दूसरा रीजन, ठीक है, एक तो धर्म के नाम से हो गया. दूसरा, अगर हम लोग वेस्ट बंगाल साइड की बात करें, सो वेस्ट बंगाल साइड में अब क्या क्या है, द एक्चुअल बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है ना. अब देखो, ये तीन जगहों में एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है कि ये बंगाल है, लेकिन बंगाल में बंगाल के जो खुद के लोग थे, ये जो है अब माइनॉरिटी बन गए. क्यों, क्योंकि अब बिहार और उड़ीसा के जो लोग थे, ये लोग तो नॉन बंगालीज है ना. सो बंगाल अपने खुद के लैंड में माइनॉरिटी बन गया, और बिहार और उड़ीसा बिकॉज देवर हिंदी स्पीकिंग और देवर अदर लैंग्वेज स्पीकिंग एरियाज, दे वेर बिकमिंग द मेजोरिटी ओवर देयर. सो उन्होंने वेस्ट के अंदर लड़ाया लोगों को ये लैंग्वेजेस को लेकर. बंगाल में बंगाली लोगों की संख्या कम हो गई और बाकी लोगों की संख्या बढ़ गई, तो आपस में इनके बीच में जो झगड़े होने थे वो हो गए. और दूसरे तरफ, ठीक है ना, दूसरे तरफ जो ईस्ट बंगाल था उस साइड में जो है मुसलमान ज्यादा थे, हिंदूस कम थे. सो एक तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना है और एक लैंग्वेज के बेसिस पे लड़ाना है. सो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आ गई. सो कर्जन जो है, कर्जन ने 1903 में ही अनाउंस कर दिया था कि हम लोग 2 साल में पार्टीशन करने वाले. तो 2 साल मतलब 1903 से लेकर 1905. सो इसके बीच में जो है कांग्रेस में बहुत चर्चा हुई कि भाई हमें क्या करना चाहिए. पार्टीशन ऑफ बंगाल से तो कोई भी खुश नहीं था. ठीक है, नो वन वांटेड टू डिवाइड देयर लैंड इनटू हाफ्स. सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ द ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस स्टार्टेड डिस्कसिंग कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू इन दिस. ठीक है ना. सो हुआ क्या कि यहाँ पे 1905 में, हाँ रक्षाबंधन वो सब बाद में बताता हूँ. ठीक है, तो 1905 में एक्सट्रीमिस्ट केम इनटू द पिक्चर. एक्सट्रीमिस्ट में तीन मेन लीडर्स थे, लाल, बाल और पाल. तो लाल, ये लाल मतलब हमारे लाला लाजपत राय. ठीक है, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल. ठीक है, बिपिन चंद्र, बीसी पाल लिख रहा हूं मैं. ठीक है, बिपिन चंद्र पाल. तो ये जो तीन थे, ये तीन मेन एक्सट्रीमिस्ट थे. और इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, इनके जो गुरु थे जो कि इनको बोल रहे थे कि ये करो वो करो, वो थे औरोबिंदो घोष.
अब एक चीज का ध्यान रखना, ये लोग गर्म खून तो थे, इनको गुस्सा आ रहा था कि ये जो अंग्रेज कर रही है गलत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे ही देश का पार्टीशन हमारे ही रहते कैसे कर पाते हैं, ठीक है। सो ये गर्म खून तो थे, बट एक चीज याद रखना, इन्होंने कभी भी खुद भी हथियार नहीं उठाए, ये दूसरों को भड़काते थे, दूसरों के थ्रू चीजें करवाते थे, बट खुद कभी भी हथियार नहीं उठाए थे। सो बाल गंगाधर तिलक को 2 बार जेल जाना, इनफैक्ट 3 बार जेल जाना पड़ा था, ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन। सेडिशन मतलब दूसरों को भड़काया, ऐसा नहीं कि खुद कुछ किया, दूसरों को भड़काने के चार्जेस पे जेल भेजा था, ठीक है ना। सो एक्सट्रीमिस्ट जब आए, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि इनका जो पार्टीशन है ये हम लोग ऐसे ही फालतू में ऐसे ही रोक पाएंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग जस्ट लाइक ये 3 Ps, ठीक है ना, पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला, वी नीड टू चेंज आवर वेज, ठीक है ना। सो 1903 से 1905 तक उन्होंने मॉडरेट्स को संभालने दिया कि देखो तुम क्या कर सकते हो, देखो पार्टीशन रोकने से। बट 1905 आया और आखिरकार पार्टीशन हो ही गया, पार्टीशन को नहीं रोक पाए मॉडरेट्स। तो क्योंकि वो पार्टीशन को नहीं रोक पाए, इसीलिए क्या है कि पब्लिक इमेज उनका खराब हो गया, ठीक है ना। इनका जो पब्लिक इमेज था, वो पब्लिक इमेज इनका खराब हो गया, क्योंकि क्या है कि दे वेर नॉट एबल टू स्टॉप दिस पार्टीशन फ्रॉम हैपनिंग। सो अब एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में पावर आ गया, एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो उन्होंने फेज बाई फेज 3 वो निकाले थे, 3 प्रपोजल्स निकाले थे। सबसे पहला उनका प्रपोजल था बॉयकॉट, बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स। इनका जो भी कपड़ा आता था मैनचेस्टर से, वो मैनचेस्टर के कपड़े को बॉयकॉट कर दिया, सामूहिक तरीके से दुकान से निकाल निकाल के उन लोगों ने जला दिए, ठीक है ना। उसके बाद वहां से लिवरपूल से सॉल्ट आता था, जो नमक हम खाते हैं, इंडिया के नमक के ऊपर उन्होंने टैक्स डाल दिया था, तो इसलिए इंडियन नमक इंडिया में ही महंगा था। और उनके जो सॉल्ट इंडिया में आते थे उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, इसीलिए लिवरपूल का सॉल्ट इंडिया में रह के भी सस्ता मिलता था। सो बॉयकॉट में क्या किया, इन लोगों ने मैनचेस्टर का कपड़ा और लिवरपूल का सॉल्ट, ये दोनों को कंज्यूम करने से इनकार कर दिया। और इसके अलावा भी जो भी सामान जो है अंग्रेजों के हम लोग यूज करते थे, उन सबका बॉयकॉट किया। अब बॉयकॉट किया तो अपना खुद का होना चाहिए ना, कुछ आत्मनिर्भर भारत टाइप का। सो उन्होंने चलाई स्वदेशी। सो फर्स्ट फेज इज बॉयकॉट, इन विच दे बॉयकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स, ठीक है ना, दे बर्न देम, ठीक है, दुकान से स्नैच कर करके लाकर जो है सामने डालकर उसको जला दिए, ठीक है। फिर स्वदेशी अपनाया, मतलब क्या, हम कोई भी विदेशी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, ना ही उनके सर्विस में काम करेंगे, ठीक है। दे आस्क्ड एवरीवन टू लीव द गवर्नमेंट जॉब्स, एंड उन्होंने कहा कि हमें हमारा खुद का जो है सरकार बनाना चाहिए, तो आप ये जो है गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, हम स्वदेशी बनाएंगे, ठीक है। यही पे उन्होंने बोला था स्वराज के बारे में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का आइडिया था ये सब, ठीक है। तीसरा जो है बाद में बताता हूँ, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। सो क्या हुआ, इन्होंने कांग्रेस के मीटिंग ऑफ 1905 वाराणसी में हुआ था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले उसके जो है चेयरपर्सन थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कहाँ पे, वाराणसी में। तो वाराणसी में जब वो लोग कांग्रेस के सेशन के लिए बैठे, तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे इन्होंने कहा कि हमें बॉयकॉट और स्वदेशी करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि दे शुड फील, ठीक है, दे शुड फील कि इंडियंस आर नॉट हैप्पी बाय व्हाट दे आर डूइंग। अब उन्होंने पार्टीशन तो कर दिया, बट हम लोग नहीं मानते। सो उन्होंने 1905 में जो सेशन हुआ था वाराणसी में, उसमें उन्होंने बोला कि वी शुड अडॉप्ट दिस बॉयकॉट एंड स्वदेशी। मॉडरेट्स मान गए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ट्राई किया बट कुछ हुआ नहीं, वो रोक नहीं पाए इस पार्टीशन को होने से, इसलिए वो मान गए। बट उन्होंने बोला कि ये जो है लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड टू ओनली बंगाल, इसको बंगाल से बाहर मत करना। और तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल चाहते थे कि ये एक ऑल इंडिया रेवोल्यूशन बने, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही क्यों रहे, सब पूरे देश में ये लोग सामान बेच रहे, सो व्हाई नॉट थ्रू आउट इंडिया। सो मॉडरेट्स का कहना था कि उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया है ना, इसलिए बंगाल में करो। और इनका कहना था कि यार वो देश को तो इतने साल से रूल कर रहे हैं, ये तो मौका मिला है, इस मौके के तहत हम लोग हर जगह पे करते हैं, ठीक है ना, ये बॉयकॉट स्वदेशी। सो यहाँ पे जो है पहली बार मतभेद होता है, ठीक है, किसके बीच में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। जो एक्सट्रीमिस्ट चाहती थी वो मॉडरेट्स नहीं चाहते, जो मॉडरेट्स चाहते वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं चाहती थी, ठीक है ना। फिर आया 1906। सो 1906 में क्या हुआ, ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, अब इनकी फैन फॉलोइंग होने लगी, क्योंकि जब ये बॉयकॉट और स्वदेशी कर रहे थे, इवन दो मॉडरेट्स ने मना किया, बट ये कौन सा किसी की मानने वाले थे। सो लाला लाजपत राय ने पंजाब में फैला दिया, बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपने बॉम्बे एरिया में फैला दिया, ठीक है ना, महाराष्ट्र में फैला दिया। और जो अपने जो साउथ इंडियन थे, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर, ये लोग, इन लोगों ने जो है इसको साउथ में फैला दिया। तो एक तरीके से 1906 तक ये सारे लोग जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट है हमारे, ये नेशनल हीरो बन गए, लोग जो है इनके पीछे अब सपोर्ट करने को तैयार हो गए,
अब इन्होंने 1906 में बोला कि इसका जो कांग्रेस मीटिंग था ना 1906 का, इसमें कहा कि एक काम करो, हम लोग जो है तिलक को बनाते हैं अपना प्रेसिडेंट फॉर दिस सेशन, एंड वो जो बोलेंगे हम वो करेंगे। अब मॉडरेट्स को पता है कि इनकी डिमांड क्या आने वाली है, इसलिए मॉडरेट्स नहीं चाहते थे कि तिलक प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बनेगा तो बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मॉडरेट्स ने क्या किया, मॉडरेट्स ने एक चाल चली, उन्होंने नाम सजेस्ट किया कि दादा भाई नौरोजी, द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द होल पार्टी, उनको जो है हम प्रेसिडेंट बनाते हैं। और वो जो है मॉडरेट्स के तरफ से थे, एकदम मुद्दे से थे, बहुत पढ़े लिखे थे। अब क्या है कि ही इज कॉल्ड एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स दिस पर्सन इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। अब क्या मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के नाम से लड़ नहीं सकते इतने बुजुर्ग इंसान से। सो क्या हुआ कि 1906 के सेशन में दादा भाई नौरोजी ने इसको कैलकाटा में कंडक्ट किया, ठीक है, कैलकाटा सेशन ऑफ 1906। इसमें क्या हुई, इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की बात एक्चुअल में आई, ठीक है, कांग्रेस के सेशन की बात कर रहा हूं, पूर्ण स्वराज, ठीक है, इसका डिक्लेरेशन हुआ 1906 में, जो ये दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वेरी सीनियर मेंबर, ही एडॉप्टेड पूर्ण स्वराज, बट ही सेड दैट कि द मीनिंग ऑफ स्वराज इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल। मेरे लिए स्वराज क्या होगा, अब मान लो कि मेरे घर वाले मेरे को कोई भी पार्टी वार्टी एंजॉय नहीं करने देते, मेरे को घर में बंद कर देते हैं। सो अब मेरे लिए स्वराज तो यही है कि मेरे को थोड़ी सी आजादी मिल जाए, मैं पार्टी वार्टी करने जाऊँ। बट कोई दूसरा इंसान हो सकता है, उसको ये सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, बट क्या है कि देयर इज सम अदर प्रॉब्लम, कोई अलग लेवल पे उसको जो है बंधन हो रखा है, ठीक है ना। उसका उसका जो कंपनी है वो बहुत हैरेस करता है, बेचारा वो छोड़ भी नहीं पा रहा है और काम कर भी नहीं पा रहा है, उसके लिए स्वराज होगा जिस दिन वो कंपनी छोड़ पाएगा। So that means Swaraj ka definition for every different individual is different. So the moderates were taking it in a different way and the extremists were taking it in a different way. Moderates का कहना था कि ये लोग हमारे साथ जो है नाइंसाफी कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारे क्या बोलते हैं पेटिशंस को ये लोग भाव नहीं दे रहे, इन्होंने बंगाल का जो है वो पार्टीशन कर दिया है, हमारे लिए स्वराज यही होगा कि ये सारी चीजें वो लोग रिवर्स कर दें। बट एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि अब पूर्ण स्वराज मांगेंगे मतलब सेल्फ रूल मांगेंगे, हम जो है हम चाहते हैं कि हमारा देश हमारे से चले, ये अंग्रेजों के साथ नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ पे फिर से जो है मतभेद दिखने लगे। हाउएवर जो दादा भाई नौरोजी सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है, तो सब लोग उनकी बात मान गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब तो ये चाल तो खत्म हो गई, दादा भाई नौरोजी को बना दिया। अब 1907 में अगेन द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड की तिलक जो है वो बन जाए, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बन जाए कांग्रेस के, ठीक है ना, तिलक शुड बिकम द कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है। बट एक रूल ऐसा था कांग्रेस में कि जो जिस एरिया को बिलोंग करता है उस एरिया में अगर मीटिंग हो रही होगी तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब आपको मैंने पहले कभी बताया होगा कि बॉम्बे और गुजरात, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों अलग नहीं थे उस टाइम पे। उस टाइम पे गुजरात और ये पूरा जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये दोनों को मिलाकर उसको बॉम्बे स्टेट बोलते थे, ठीक है ना, स्टेट ऑफ बॉम्बे या बॉम्बे स्टेट, ठीक है ना। तो तिलक जी जो है वो बॉम्बे से बिलोंग करते थे, ही यूज्ड टू बिलोंग टू बॉम्बे, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज, एज आई टोल्ड यू कि गुजरात भी उस टाइम पे बॉम्बे के अंडर में ही पड़ रहा है। सो दिस मॉडरेट ये एक्सट्रीमिस्ट वांटेड द मीटिंग टू टेक प्लेस इन मध्य प्रदेश। ये लोग चाहते थे कि ये जो मीटिंग है ये मध्य प्रदेश में हो। अब मध्य प्रदेश के किधर, नागपुर में। आप बोले सर नागपुर तो महाराष्ट्र में, उस जमाने में नागपुर जो है विदर्भ वाला पूरा एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में आता था। सो बिकॉज ऑफ विच तिलक जो है वो मतलब अपने महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए भी, बॉम्बे से बिलोंग करते हुए भी वो वहां पे जो है मीटिंग को कंडक्ट कर सकते थे। दे वांटेड द मीटिंग टू टेक प्लेस एट नागपुर, बट हियर द मॉडरेट्स डिड नॉट अग्री। उन्होंने बोला नहीं नहीं, इस बार जो है सूरत में करेंगे। सो 1907 में किधर हुआ, सूरत में हुआ, ठीक है ना। अब क्योंकि वो सूरत में हो रहा है तो यहाँ पे तिलक फिर से नहीं बन सकते प्रेसिडेंट, बिकॉज नाउ इट इज हिज होम स्टेट, तो रूल के खिलाफ नहीं जा सकते वो। तो सूरत में क्या हुआ, सूरत में दे द एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस द थर्ड थिंग आल्सो, इंडियन यूनिवर्सिटीज। क्योंकि ये जो करजन भाई साहब है ना, जिन्होंने पार्टीशन किया था, इन्होंने एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास की थी 1904 में। अकॉर्डिंग टू द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, कोई भी बच्चा पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व दिखा या कोई भी ऐसे बॉयकॉट स्वदेशी वगैरह में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा तो उसको जो है पूरे तरह से कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे इंडियंस को बाहर निकाल दिए गए थे। तो एक्सट्रीमिस्ट ने कहा तो क्या हुआ, हम लोग जो है खुद की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, खुद का टेक्निकल एजुकेशन देंगे। और उन्होंने अपनी पहली जो यूनिवर्सिटी है ये बंगाल में बनाई, और इसके पहले प्रेसिडेंट बने या इसके पहले प्रिंसिपल बने
औरोबिंदो घोष। ठीक है, औरोबिंदो घोष जो है ये इसके वो बने, प्रिंसिपल बने। ठीक है ना। तो 1907 में क्या हुआ, 1907 में दे प्रपोज थ्री थिंग्स अगेन। दे सेड कि स्वदेशी को पूरे देश में लागू कर दो, बॉयकॉट को पूरे देश में लागू कर दो, और हम लोग जो है खुद की यूनिवर्सिटी बनाते और टेक्निकल एजुकेशन खुद देते, इन अंग्रेजों के कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो मॉडरेट से ये लोग पढ़े लिखे थे और ये अंग्रेजों के सिस्टम में ही पढ़े थे, सो ये लोग जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। They did not want to go against the education system of the British। उनका कहना था कि नहीं नहीं, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत बढ़िया है। तो ये लोग कहते कि अरे हमें चांस तो दो, उनका बढ़िया है तो हमारा खराब है, ये आपने कब देखा। ठीक है ना। तो मॉडरेट नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं मान सकते। तो उन्होंने पूरे इंडिया में तो दूर की बात है, बंगाल में भी जो ये पार्टीशन के ऊपर जो हो रहा था ना, स्वदेशी बॉयकॉट, इसको भी बंद करने का आदेश दे दिया मॉडरेट्स ने। क्यों? क्योंकि ईयर आ चुका है 1907, 1905 में पार्टीशन हुआ था, तो 2 साल से इसको आगे बढ़ाने का क्या मतलब है। उन्होंने बंद करो ये सब, बॉयकॉट खत्म करो, स्वदेशी खत्म करो, और ये इंडियन यूनिवर्सिटी जो फालतू है इसको हटाओ। तो अब इसी बात है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में बड़ा क्लैश हुआ, और इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सूरत स्प्लिट। तो सूरत स्प्लिट में क्या होता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट जो है, एक्सट्रीमिस्ट का पगड़ा भारी था, क्योंकि जो मतलब जो इंडिया के जो मास है, वो लोग जो है तिलक, लाला लाजपत राय, इन सब से काफी ज्यादा प्रेरित हो चुकी थी। दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड। अब वो लोग जान लेने और देने दोनों के लिए तैयार थे। ठीक है ना। सो 1907 के बाद ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, 1907 में एक और एक्ट पास किया था अंग्रेजों ने, कर्जन ने ही, कि अगर कोई भी इंसान पॉलिटिकल मिलेगा तो उसको सीधा पकड़ के जेल में डाल देंगे। ठीक है ना। ये रॉलेट एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉलेट एक्ट बाद में है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेडिशन एक्ट, सेडिशन एक्ट ऑफ 1905। ठीक है ना, कर्जन ने लागू किया था। इसके तहत कोई भी इंडियन अगर किसी पॉलिटिकल कनेक्शन में दिखा तो उसको जो हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे ऑन द क्या बोलते हैं, सस्पेशन ऑफ सेडिशन। ठीक है ना। तो इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत बाल गंगाधर तिलक को 1908 में इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक वाज अरेस्टेड ड्यू टू सेडिशन। ठीक है। बिपिन चंद्र पाल हैड टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये जो है ये रिटायर्ड हो गए। ठीक है ना, ही रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स। औरोबिंदो घोष जो थे, औरोबिंदो घोष बिकेम अ सेंट। ठीक है, एट पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में उनका आज भी आश्रम मिलेगा आपको, औरोबिंदो घोष का। ही बिकेम अ सेंट, मतलब ही आल्सो रिटायर्ड बेसिकली। और लाला लाजपत राय जो थे, इनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, तो लाला लाजपत राय जो है ये चले गए यूएसए, ताकि वहां से वो जो है इस क्या बोलते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल को और बढ़ावा दे पाए। इंडिया में रहते तो उनको जेल में डाल देते। सो एक तरीके से 1908 में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो एक्सट्रीमिस्ट का ये जो स्वदेश बॉयकॉट ये सब था, ये फीका पड़ने लगा। लाला लाजपत राय चले गए, ये बिपिन चंद्र पाल ने जो है एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, औरोबिंदो घोष जो है सेंट बन गए। ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक को जो है उन लोगों ने जेल में भेज दिया, मैंडले में। ठीक है, वेर इज मैंडले, इन क्या बोलते हैं, म्यांमार। म्यांमार भेज दिया, मैंडले के जेल में भेज दिया। जब वो उस जेल में थे, वहां पे वो 6 साल थे, 1908 से लेकर 1914 तक। इसके बीच में उनको जो है डायबिटीज हो गई। ठीक है, ही कॉट द डिजीज ऑफ डायबिटीज व्हाइल बीइंग इन जेल। ठीक है। और दूसरा, उन्होंने जेल में बैठे बैठे एक किताब लिखी थी गीता के ऊपर, उसको बोलते गीता रहस्य। तो गीता रहस्य मराठी में लिखी गई है। ठीक है ना। तो गीता के कुछ कुछ उन्होंने पार्ट्स लिए हैं, एंड ही हैड रिटन गीता रहस्य इन मराठी, सिटिंग इन मैंडले जेल। ये सब कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सो बाय 1909 मोमेंटम लॉस्ट हो चुका। ठीक है ना। अब फिर से जो है अंग्रेजों को दिख रहा है कि जो मोमेंटम ब्रिटिश से छीनता हुआ जा रहा था, जो ये लोग कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो मोमेंटम दोबारा से जो है ब्रिटिश के हाथ में आ रहा है। ब्रिटिश के हाथ में जब मोमेंटम आ रहा है, अब वो लोग इसको खोना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब ऐसे ऐसे कानून पास किए जिससे कि इंडियंस को आपस में ही खुद से लड़ना पड़ जाए। सो 1909 में उस टाइम पे हमारे जो सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट थे, ठीक है, उनका नाम था मॉर्ले। 1909 में जो हमारे सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, वो थे मॉर्ले। और इंडिया में जो वाइस रॉय थे, उनका नाम था मिंटो, मॉर्ले मिंटो एक्ट।
ठीक है, ये हमारे वाइसरॉय थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि पहली बार, अब देखो ये नॉन ऑफिशियल सीट्स में इंडियंस को अलाउ किया जा रहा है ना, नॉन ऑफिशियल सीट्स में इंडियंस वर नाउ अलाउड। तो ये जो इंडियंस को नॉन ऑफिशियल सीट में अलाउ किया है, इसके लिए एक तरीके से, इवन तो बोला नहीं इलेक्शन, बट हो तो इलेक्शन की तरह ही रहा है ना, समथिंग लाइक अ इलेक्शन इज गोइंग ऑन। समझ में आ रही बात? तो ये जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में सारी आम जनता अगर वोट नहीं करे, देयर इज सम स्पेसिफिक सीट्स फॉर विच सम स्पेसिफिक पीपल वेर कमिंग एंड वोटिंग। ठीक है, सारे आम जनता नहीं आ रहे, स्पेसिफिक सीट्स पे स्पेसिफिक वोटिंग हो रही है। तो ये जो स्पेसिफिक जनता है, ये कोई धर्म से बटे हुए नहीं थे, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सब लोग जो है इसमें आ रहे थे। एवरीवन वाज कमिंग ओवर हियर एंड दे वर वोटिंग। बट फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो मिंटो था, इसने क्रिएट किया एक सेपरेट इलेक्ट्रेट। he created a separate electorates for the Muslims। मुस्लिम्स के लिए जो है एक सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाएगी। इसमें जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, और इस मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे, इसमें हिंदू वोट नहीं करेंगे। ठीक है, हिंदूज विल नॉट वोट ओवर हियर, ओनली द मुसलमान पीपल विल वोट। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है इन्होंने कम्युनलिज्म को इंडिया में लीगल बना दिया। अभी हिंदू मुस्लिम भेदभाव जो ये लीगल हो गया एक तरीके से। हेंस ये जो मिंटो है, ठीक है, ये जो वाइसरॉय मिंटो है, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। इंडिया में कम्युनलिज्म है, ये कम्युनलिज्म हिंदू मुस्लिम के बीच में ये भाई साहब ने स्टार्ट किया। इन्होंने हमें लड़ाया एक तरीके से। ठीक है, इंडियंस भी मतलब यू कैन से कि इनमें भी दिमाग नहीं था, ये लोग लड़ पड़े। मुस्लिम लीग की डिमांड, अच्छा ओके, नाउ दिस इज समथिंग गुड, गुड क्वेश्चन। तो देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में हुआ था। सो 1905 में जब उन्होंने पार्टीशन किया, ये मान लो आपका वेस्ट बंगाल है, और ये साइड मान लो आपका ईस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल साइड में मुस्लिम्स थे, ठीक है, ईस्ट बंगाल साइड में जो मुस्लिम्स थे, इनको लॉर्ड कर्जन ने गाजर ऐसा दिखाया, बोला कि इतने साल तुम्हारे जो मुस्लिम अब्बा थे ना, मतलब ये जो तुम्हारे क्या बोलते हैं मुगल्स थे, या जो तुम्हारे दिल्ली सल्तनत वाले थे, इन लोगों ने तुम्हारे लिए जितना किया है ना, हम तुम्हारे लिए एक कदम आगे करके दिखाएंगे। वी विल गिव यू समथिंग मोर देन व्हाट योर एंसेस्टर्स गेव यू। ठीक है ना? मुस्लिम्स को हम लोग जो है इंडिया का राजा बना देंगे एक समय। ठीक है, और ये सब मानने के लिए ये लोग उस्ताद होते थे, इनको ये सब तो चाहिए था मुस्लिम्स को। सो बेसिकली कर्जन ने कहा, ये काम करो, तुम लोग एक खुद की पार्टी फॉर्म करो, जस्ट लाइक ये इंडिया, ये हिंदूज ने जो है अपना आईएनसी फॉर्म किया हुआ है। वैसे हिंदूज के लिए कुछ नहीं था ऐसा। इफ यू सी द प्रेसिडेंट लिस्ट ऑफ आईएनसी, उसमें मुसलमान भी थे। बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है ना? उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, देयर वर मेनी। ठीक है ना? बट फिर भी ये कर्जन ने ऐसा दिखाया कि आईएनसी इज फॉर हिंदूज, सो यू शुड हैव योर ओन पॉलिटिकल पार्टी। सो कर्जन ने ऐसा 1905 में इनको बताया। सो मुस्लिम ने इसीलिए डिमांड की कि हमें जो है अपना खुद का पार्टी बनाना है, और ये अंग्रेजों की ही मदद से इन्होंने 1906 में ढाका में, ठीक है, इन्होंने 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। ठीक है ना? हाउएवर इसका कोई लीगल इंटरप्रिटेशन तो नहीं है ना। अब हिस्ट्री में ये थोड़ी बोला जाता है कि कर्जन ने उनको बना कर दिया, हिस्ट्री में ये बोला जा रहा है कि उसने उकसाया और उन्होंने बनाया। तो हाउएवर वी कैन नॉट कॉल कर्जन टू बी द फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। ये लीगली एक एक्ट में, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में इस सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है। ठीक है ना? ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं इसको। सो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स वाज क्रिएटेड। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में है। हेंस लीगली, ठीक है, लॉर्ड मिंटो इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। क्लियर है यहां तक? ओके, so now 1909 is important in many aspects. It considerably increased the size of legislative council। ठीक है ना? क्योंकि देखो अगर वोटिंग करवानी है तो ऑब्वियसली बात है नंबर बढ़ाने पड़ेंगे ना, वरना क्या ये दो तीन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए कौन आएगा? तो इन लोगों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बहुत बढ़ा दिया। पहले 16 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब वो 16 से इन्होंने 60 कर दिया।
फ्रॉम 16 लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स दे मेड इट 60, ताकि क्या है कि 60 लोगों को वोट करने के लिए लोग आएंगे। अब लोग जब वोट करने के लिए आएंगे तो हम लोग उनमें डिफरेंस कर देंगे, ये हिंदूज मुस्लिम्स कर देंगे। सो दिस वाज द मेन रीजन। और इससे क्या है कि मॉडरेट्स भी खुश हो जाएंगे, कि मॉडरेट्स तो हमेशा से चाहते थे कि इंडियंस आए, इंडियंस आए, इंडियंस आए। सो इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल, सेंटर में भी बढ़ाया, प्रोविंस में भी बढ़ाया। The number of members in the Central Legislative Council was raised from 16 to 60। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहां पे 16 से 60 कर दिया। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। लेजिस्लेटिव काउंसिल दो जगह पे होता है, एक होता है सेंटर में जैसे हमारा पार्लियामेंट है, एक होता है स्टेट में जैसे हमारा विधानसभा है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ सेंट्रल लाइक पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ प्रोविंस मतलब लाइक स्टेट का, ठीक है, विधानसभा। सो नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 60, ये सेंट्रल में हुआ। प्रोविंसेस में हर प्रोविंस में अलग होता है। अब गोवा में और महाराष्ट्र में सेम सीट नहीं हो सकते, गोवा छोटा स्टेट है, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है। उसी तरह यहाँ पे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट ये जो प्रोविंस है दे वर डिफरेंट इन साइज, सबके साइज अलग अलग है। इसीलिए वहां पे प्रोविंस में नंबर्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं थे, किसी में ज्यादा थे किसी में कम थे। बट सेंटर वाला क्या किया इन्होंने, 16 से 60 कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है? अब इन्होंने क्या किया, इतने नंबर्स बढ़ा दिए, 60 कर दिया। अब इसमें ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल दोनों टाइप के मेंबर्स बड़े होंगे ना, तो इन्होंने क्या किया, सेंटर में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने ऑफिशियल मेजोरिटी ज्यादा रखी, मतलब अंग्रेज ज्यादा थे, इंडियंस कम थे सेंटर में। बट प्रोविंस में इन्होंने उल्टा किया, प्रोविंस में उन्होंने नॉन ऑफिशियल ज्यादा कर दिए, नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी हो गई और ऑफिशियल कम हो गए। मतलब इंडियन मेंबर्स आर मोर इन प्रोविंसेस एंड ऑफिशियल मेंबर्स मतलब अंग्रेज मेंबर्स आर लेस। समझ में आ रही बात? तो सेंटर में अंग्रेज मोर, इंडियंस लेस, प्रोविंसेस में इंडियंस मोर, अंग्रेज लेस। ठीक है ना, तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, इट एनलार्ज द डेलिब्रेटेड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स। इन्होंने जो है, अब देखो इतना बड़ा अब काउंसिल बनाया है, 16 से लेकर सीधा 60 मेंबर कर दिया है, इनके काम भी तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब इनको अलाउ कर दिया, यू कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। व्हाट इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस? सो फॉर दिस यू हैव टू नो अबाउट इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, सब के सब तो मिनिस्टर नहीं है ना, ज्यादातर एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कुछ गिने चुने लोग हमारे मिनिस्टर्स है, ठीक है ना। सो एमपीज, ठीक है, इन लोकसभा एंड राज्यसभा आर वेरी हाई, टोटल मिला के 800 है। बट क्या सारे के सारे 800 हमारे मिनिस्टर्स होते हैं? नहीं, कुल मिला के आज के डेट में करीब करीब 71 मिनिस्टर्स है। सो इफ यू माइनस दिस फ्रॉम 800, अराउंड 730 लोग जो है वो प्योर एमपीज है सिर्फ। ठीक है ना, तो ये जो एमपीज है कहाँ से जाते हैं? जैसे हमारे रीजन से भी गया होगा, हम लोग जहां पे रहते हैं वहां पे हमने लोकल वोटिंग की थी, हमारे इस वार्ड से, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी रहता है। अब ये एमपी मिनिस्टर है क्या? जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर ही है, मिनिस्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो लेट से द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं वडगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो वडगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है यहाँ पे गिरीश बापट जो है हमारे एमपी बने हैं। ठीक है, गिरीश बापट, अ पर्सन फ्रॉम बीजेपी, ही इज आर एमपी। So he is not a minister. So what he can do, he can go to the parliament and he can ask the minister about the development of our region, कि वडगांव रीजन में क्या डेवलपमेंट कर रहे हो सर। ठीक है, he can ask the minister। ठीक है, so इसका रिस्पॉन्स मिलेगा कुछ। अब या तो ऐसा हो कि उसका रिस्पॉन्स मिले और ये चुपचाप बैठ जाए, कि इसने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर किया और बैठ गया। या तो ऐसा भी हो सकता है कि इसने क्वेश्चन पूछा, उसने रिप्लाई किया, इसने फिर से काउंटर क्वेश्चन किया, उसने काउंटर रिप्लाई किया, फिर से काउंटर क्वेश्चन किया, फिर से काउंटर रिप्लाई किया, ऐसा भी हो सकता है। सो जब काउंटर क्वेश्चन एंड रिप्लाई होता है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर मिला, मैं बैठा नहीं, मैं उसमें और क्वेश्चन पूछता रहा, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। समझ में आया? तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का जो अधिकार है ये 1909 में दिया गया था, इससे पहले तक नहीं था। इससे पहले तक क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आंसर मिला चुपचाप बैठ जाना, सेटिस्फाई हो नहीं हो तुम्हारी प्रॉब्लम। ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल मेंबर्स आर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट एंड सो ऑन, डिबेट इन द मेंबर्स। हाँ हाँ, यस।
ऑफ सेम पार्टी, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डिबेट मतलब क्या, इट कैन बी हेल्दी डिबेट ऑल्सो ना, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ये डिबेट खराब चीज के लिए हो, इट कैन बी हेल्दी डिबेट ऑल्सो। समझ में आई बात, कोई डाउट यहां तक? अभी तक जो इंडियंस है, अभी तक जो इंडियंस है, ये इंडियन सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स बने थे, ठीक है। इंडियंस वेर देयर एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, दे वर नॉट देयर इन एग्जीक्यूटिव असेंबली। एग्जीक्यूटिव में अब तक हमने नहीं सुना कि कोई इंडियंस है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोवाइडेड द एसोसिएशंस ऑफ इंडियन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव है ना, उसमें भी अब इंडियंस गए। तो पहले इंडियन जो गए थे उसमें वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ही वॉज ज्वाइंड एज अ लॉ मेंबर, वो एक लॉ मेंबर के तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज जस्ट लाइक आज आज जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वैसा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लॉ मिनिस्टर होता है, करंट ये क्या बोलते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है ना। तो इनके अंडर में भी तो बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिर्फ राजनाथ सिंह काम कर रहे हैं, देर आर पीपल अंडर हिम ऑल्सो, उनको बोलते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स ऐसा। तो वैसे ही यहाँ पे जो वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइस रॉय में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ही ज्वाइंड एज अ लॉ मेंबर, वो एज अ लॉ मेंबर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम associations of Indians in the executive council was granted, and Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the viceroy's executive council as a law member. Clear है यहाँ तक? ओके, ठीक है। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, इसके बाद एक ये छोटा सा है बस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये था, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज स्टार्टेड, ये हमने डिस्कस कर लिया है। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज क्रिएटेड फॉर द मुस्लिम्स, इसमें मुस्लिम मेंबर्स टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, इसमें मुस्लिम इंसान स्टैंड करेगा इलेक्शन के लिए, और उसको इलेक्ट करने वाले सिर्फ मुस्लिम वोटर्स होंगे। सो दिस इज सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म इन इंडिया, and hence Lord Minto came to be known as father of communal electorate in India or father of communalism in India। समझ में आ रही बात? ऐसे ही कुछ उन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया था, ठीक है, टू द प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, टू द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड टू द यूनिवर्सिटी जमींदार एक्सेट्रा। अब देखो क्या होता है, जो हमारा विधान परिषद होता है ना, विधान परिषद, सो विधान परिषद भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, जस्ट लाइक राज्यसभा, विधान परिषद इज इन द स्टेट, इसमें भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोट कौन करेगा? तो इन दिस इनडायरेक्ट इलेक्शन वोटर्स कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट्स ऑफ द स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं, ठीक है। तो विधान परिषद का जो इलेक्शन होता है, 1/12 ऑफ द सीट विल बी इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ द स्टेट, 1/12 ऑफ द सीट विल बी सिलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ द स्टेट, सिर्फ यही लोग वोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/6 इज बाय द क्या बोलते हैं ये जो चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है वहां से, एंड जो बाकी बचा होगा वहां पे गवर्नर भेजेगा। तो इस तरीके से विधान परिषद में जो है सीट्स का एलोकेशन होता है। सो भाई यहाँ पे बोला गया सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाज मेड फॉर प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, फॉर चेंबर ऑफ कॉमर्स, फॉर यूनिवर्सिटीज एंड फॉर द जमींदार्स इन लोकल रिप्रेजेंटेशन। लोकल जो प्रोविंस होगा उसमें इन लोगों के लिए स्पेशल सीट एलोकेट कर दी, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिक्स वाला। फिफ्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, ठीक है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार लॉ मेंबर बने थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला और ये जो वाइसरॉय के काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस अलाउ कर दिए गए थे, ये वाला। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। इनके नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगाते हैं? मैं तो नहीं बोलता हूँ लॉर्ड, अब ये लोग लगाते होंगे किसी कारण।